टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, दैट टॉपिक इज चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे को कैसे पढ़ते हैं इसकी हम बात करने वाले हैं। ये क्लिनिकल टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आता। अगर आप सिर्फ कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को छोड़ भी सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो चेस्ट एक्सरे निकाला कब जाता है, किस तरीके से उसकी प्रोसेस होती है, उसको आपको समझना होगा। एक्सरेज जब भी निकाला जाता है तो हमेशा आप इंस्पायरेशन करवाते हैं पेशेंट को। जब कभी भी वो इंस्पायरेशन करता है, और इंस्पायरेशन भी नॉर्मल इंस्पायरेशन नहीं, यहाँ पे फोर्स्ड इंस्पायरेशन कराते हैं आप। जितना भी एक्स्ट्रा हवा वो खींच सकता है अपने लंग्स में, उसको कहा जाता है उतनी हवा को खींच के रखे वो। और उसको खींचने के बाद आप उस पेशेंट को बोलते हो कि अपनी जो सांसें हैं उस सांस को थोड़ी देर के लिए रोक के रखे। टेक्नीशियन उसको ये चीज बताता है और तब उसकी एक्सरे की फिल्म जो है वो निकाली जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप एक्सपायरेटरी स्टेज में एक्सपायर कर ले पेशेंट और उस टाइम पे आप उसका एक्सरे निकालोगे तो वो प्रॉपर फाइंडिंग आपको नहीं देगा, क्योंकि हवा बाहर निकल चुकी होगी। तो आपको डिफरेंस समझ नहीं आएगा वहां पर कि वहां पर प्रॉब्लम है या नहीं है। तो हमेशा एक्सरे जब भी देखा जाता है, आपके पास जितनी भी फिल्म आती है वो इंस्पायरेशन के साथ ही एक्सरे को लिया जाता है। एक्सपायरेशन के साथ अगर पेशेंट ने सांस छोड़ दी, पूरी खाली कर दी अपने लंग्स को, और फिर आपने उसकी एक्सरे निकाली, तो वो कोई काम का एक्सरे नहीं होता। हमारे काम का एक्सरे होता है सिर्फ डीप इंस्पायरेशन करने के बाद हवा जो है, सांस जो है, उसको अंदर अगर रोक के रखेगा पेशेंट, इस कंडीशन में ही अगर एक्सरे लिया गया है तभी उसकी वैल्यू होगी। दूसरा, एक्सरे और जो मशीन है उसके बीच में कम से कम मिनिमम 180 सेंटीमीटर्स का गैप होना चाहिए। अगर बिल्कुल मशीन से चिपका करके एक्सरे ले लिया जाएगा तो वो एक्सरे भी बिल्कुल बेकार आएगा, उसमें भी बिल्कुल करेक्ट फाइंडिंग्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। एक्सरेज में हम सभी को पता है यूजुअली 3 फिल्म्स होती हैं, 3 तरीके का व्यूज हो सकते हैं उसके अंदर। एंटीरियर पोस्टीरियर, मतलब जो रेज है वो आगे के डायरेक्शन में एंटीरियर से पीछे के डायरेक्शन में मारी गई है। पोस्टीरियर एंटीरियर, यानी जो रेज डाली गई है एक्सरे की, उसमें जो मशीन का हिस्सा था, वो पीछे वाला जो हिस्सा था वो मशीन के करीब, पेशेंट का जो पार्ट था वो मशीन के साइड था, और जो दूसरा साइड है वो अवे फ्रॉम द मशीन था। तो पोस्टीरियर एंटीरियर हो सकता है पीछे से आगे की तरफ एक्सरे मशीन में रेज मारी गई, या एंटीरियर पोस्टीरियर हो सकता है आगे से पीछे की तरफ मारी गई रेज, या लैटरल हो सकता है साइड वाइज आपने रेज जो है एक्सरेज मारी पेशेंट के ऊपर। अब आपके मन में ये आएगा कि एंटीरियर पोस्टीरियर चाहे आगे से रेज मारो चाहे पीछे से रेज मारो, फोटो तो सेम ही बनेगी। बिल्कुल नहीं बनेगी। जैसे आपकी फोटो अगर कोई खींचे सामने से चेहरे की तरफ से तो आपका चेहरा दिखेगा, और अगर आपके सर के पीछे से कोई फोटो खींचे तो आपका सर दिखेगा। सेम एक्सरे में भी होता है, डायरेक्शन से भी इमेज बदल जाती है। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि एपी लो चाहे पीए लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत फर्क पड़ता है। जब आप एंटीरियर पोस्टीरियर लेते हैं तो जो आगे के ऑर्गन्स हैं वो ज्यादा डिटेल और ज्यादा डिफाइंड मैनर में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जब कभी भी आप पीए लेते हैं एक्सरे किसी भी चीज का, तो आपको पोस्टीरियर ऑर्गन्स जो होते हैं वो डिफाइंड देखने को मिलते हैं। सपोज अगर आपको किसी वर्टिब्रा को एग्जामिन करना है वर्टिब्रल फ्रैक्चर के केसेस में, तो आप हमेशा वहां पे एक्सरे कैसा प्रेफर करेंगे, पीए होना चाहिए, क्योंकि वर्टिब्रा वहां पे पहले आएगा, तो वर्टिब्रा ज्यादा अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। जबकि ऑन द अदर हैंड आपको अगर कोई आगे के स्ट्रक्चर्स एग्जामिन करने हैं, एसोफेगस एग्जामिन करना है, ट्रैकिया एग्जामिन करना है, हार्ट को एग्जामिन करना है, तो वहां पर आप प्रेफर करते हैं एपी व्यू, ठीक है। एपी व्यू में क्या होगा, आगे के ऑर्गन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से देखने को मिलेंगे, आपको डिफाइन नेचर के साथ देखने को मिलेंगे। तो ये 3 तरीके का व्यूज आपको देखने को मिलता है। एक लैटरल व्यू होता है, ठीक है। यहां पर सबसे मेन चीज होती है एक्सरे को रीड करते टाइम इमेज क्वालिटी। अगर इमेज क्वालिटी ढंग की नहीं है, या फिर आपको ओवर एक्सपोजर का केस देखने को मिल रहा है, या आपको हाइपो अंडर एक्सपोजर का केस देखने को मिल रहा है। अंडर एक्सपोजर मतलब एक्सरेज जो है वो प्रॉपर तरीके से बनी ही नहीं या पहुंची ही नहीं पेशेंट तक, पेशेंट बहुत ज्यादा दूर खड़ा था मशीन से, तो वहां पर अंडर एक्सपोजर का केस होगा। ओवर एक्सपोजर कब हो सकता है, जब मशीन के बहुत पास 180 सेंटीमीटर के भी अंदर आपको खड़ा होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो वहां पर आपको ओवर एक्सपोजर का केस देखने को मिल जाएगा। तो ओवर एक्सपोजर में भी इमेज ढंग से नहीं बनेगी। तो इमेज क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पुअर इमेज क्वालिटी डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है कि पेशेंट दूर खड़ा है मशीन से या पास खड़ा है, मशीन कितनी पुरानी है, मशीन में कितनी प्रॉब्लम है, उस पर डिपेंड करती है। दूसरा, अगर कोई टेक्नीशियन को ढंग से लेने का नॉलेज नहीं है, वो कहीं पर भी पेशेंट को खड़ा कर दे, ब्रीथिंग उसको प्रॉपर दिलवाए नहीं, वो बोलते हैं एक्सेल किस में भी ले लो चाहे इनहेल में ले लो, जब चाहे तब ले लो फोटो, तो वहां पर फिर क्या होता है, एक्सरे की इमेज ढंग से नहीं आती और वहां पे कुछ भी आप इंटरप्रेट नहीं कर पाते, बेकार एक्सरे हो जाता है। दूसरा, इमरजेंसी के केसेस में क्या होता है, पेशेंट को उठा करके ले जाया नहीं जा सकता। एक्सरे लेने की तरीका होता है, पेशेंट को सीधा बैठना पड़ता है, यूजुअली उसके लिए बैठना या खड़े होना पड़ता है मशीन के सामने, ठीक है। अब कोई ऐसा पेशेंट है जो कोमा की स्टेट में है, जो उठ ही नहीं सकता, जो चल ही नहीं सकता, तो वहां पर फिर पोर्टेबल एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पेशेंट लेटा ही रहता है बेड पे, उसी के ऊपर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सरे ले लिया जाता है। क्योंकि अब उसको उल्टा तो कर नहीं सकते, घुमाएंगे तो नहीं कि आप बिस्तर पे बोलेंगे इसको घुमाओ पीछे से आगे की डायरेक्शन में हम लेंगे एक्सरे, तो वो नहीं होता। यूजुअली उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सरे लिया जाता है और उसकी क्वालिटी जो है वो कंपैरेटिवली काफी बेकार आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, चेस्ट एक्सरेज पुअर क्वालिटी के भी आ सकते हैं और वो एक्सेप्ट करने होंगे आपको बैड रिडन पेशेंट्स के केसेस में, और टेक्नीशियन की फॉल्ट है तो फिर दोबारा एक्सरे कराना चाहिए। जितनी अच्छी क्वालिटी उतना अच्छा एक्सरे को आप रीड कर पाओगे। एक्सरे को पढ़ने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले जब भी आपके पास कोई एक्सरे आए तो आपको ये देखना है कि पेशेंट सीधा खड़ा था कि नहीं खड़ा था। पेशेंट में हमने व्यू पढ़ा है एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब आगे से पीछे की तरफ, या पोस्टीरियर एंटीरियर मतलब इसको करने के लिए मशीन के साथ और पेशेंट के साथ जो है वो आपको एक सिमिलर लाइन देखने को मिलनी चाहिए।
और दूसरा व्यू है लैटरल, जिसमें मशीन और पेशेंट के बीच में एक लैटरल व्यू आपको देखने को मिलना चाहिए, 90 का एंगल देखने को मिलना चाहिए। इसके बीच में हमने कोई ऑब्लिक एक्सरे नहीं पढ़ा चेस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। बोन्स में जरूर पढ़ लेते हैं हम ऑब्लिक व्यू फ्रैक्चर का, बट जब फ्रैक्चर के केसेस में पढ़ते हैं हम, खासतौर पे ह्यूमरस वगैरह इनके फ्रैक्चर्स के केसेस में, बट यहां पर एक्सरे में जब चेस्ट की बात करते हैं तो कोई ऑब्लिक व्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो आपको ये बहुत सबसे पहले एक्सरे को देख करके आइडिया लगाना होगा कि जो पेशेंट आपके सामने खड़ा है वो सीधा खड़ा था या नहीं खड़ा था एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में। अगर वो आड़ा टेढ़ा खड़ा है तो कुछ भी फाइंडिंग ढंग की नहीं मिलेगी। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले दोनों क्लैविकल्स को देखते हैं। दोनों क्लैविकल्स हमेशा एक्सरे में एक लाइन में होना चाहिए। अगर दोनों क्लैविकल्स जो हैं वो आपको एक ऊपर मिल रही है, एक थोड़ी नीचे मिल रही है, या इस तरीके से मिल रही है, ठीक है, तो ये एक्सरे बेकार है, ये आपके कोई काम का एक्सरे नहीं है। ये एक्सरे को फिर से कराने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट जो है वो मूव कर गया एक्सरे के बीच में, तो जो फाइंडिंग्स है वो भी आपको बेकार सी देखने को मिली है। तो हमेशा अलाइन करना होता है। किस तरीके से अलाइन करेंगे, इस तरीके से। जब भी एक्सरे की फिल्म आए, अंदर रीड करने से पहले आपको ये देखना है दोनों क्लैविकल्स एक लय में है कि नहीं है। एक क्लैविकल को आपने एक्स से डिनोट कर दिया, एक को वाई से डिनोट कर दिया, दोनों के बिल्कुल पॉइंट्स आपको सामने आमने मिलना चाहिए। अगर ये आमने सामने है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट जो है वो सीधा खड़ा है। ये पॉइंट जो है ये आपको बिगड़े हुए कब मिल सकते हैं, जब कभी भी पेशेंट या तो काइफोसिस से सफर कर रहा हो, कुबर से सफर कर रहा हो, या पेशेंट सेमी इरेक्ट कंडीशन में खड़ा हो, पेशेंट ने सीधा खड़ा ही नहीं हुआ, पेशेंट झुक करके खड़ा हुआ, तो वहां पर ये पॉइंट्स अल्टर हो सकते हैं। पेशेंट काइफोसिस से सफर कर रहा था, पेशेंट स्कोलियोसिस से सफर कर रहा था, तो कुबड़ या हड्डी एक तरफ शिफ्ट होगी, तो पेशेंट के ऊपर नीचे चले गए लंग्स, तो रीडिंग ऑटोमेटिकली गलत आ जाएगी, क्योंकि हम डायफ्राम को रीड करेंगे, एक साइड का डायफ्राम ऊंचा होता है, एक साइड का डायफ्राम नीचा होता है। जब पेशेंट ऊंचा नीचा होकर के खड़ा होगा तो वहां पर आप नोटिस करेंगे कि पेशेंट के जो डायफ्राम्स हैं वो भी ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो अलग फाइंडिंग ही निकल आएगी कुछ। तो यहाँ पर ये चेक करना होता है कि क्लैविकल्स जो है वो अलाइंड है या नहीं है, सही लेवल पर है कि नहीं है। सबसे पहली स्टेप यही होती है एक्सरे को देखते टाइम, ठीक है। उससे भी पहली स्टेप होती है पेशेंट का नाम और डिटेल पढ़ना, ठीक है, किस एज का है। फिर उसके बाद ये चीज पे हम आते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, क्लैविकल्स को चेक किया सबसे पहले एक्सरे को, चेस्ट एक्सरे को पढ़ते टाइम। फिर दूसरी स्टेप में हम रिब्स के नंबर गिनते हैं, ठीक है। और रिब्स में हम देखते हैं कि जो आपके यूजुअली 7th 8th रिब्स होती हैं, पीछे से आप डिपेंड करता है कौन सा एक्सरे ले रहे हो, एंटीरियर पोस्टीरियर ले रहे हो, पोस्टीरियर एंटीरियर ले रहे हो, तो इस हिसाब से यूजुअली एक सेफ पॉइंट मान के रखना 8वें से 10वां जो रिब है, इससे नीचे अगर आपको डायफ्राम देखने को मिले, 8वें से 10वें रिब्स के नीचे अगर डायफ्राम आपको देखने को मिले, तो मतलब ये एक हेल्दी एक्सरे है। इस एक्सरे का मतलब ये है कि ये जो एक्सरे आपके सामने आपको विजिबल हो रहा है, ये एक्सरे यूजुअली आपको फाइन देखने को मिल रहा है। जैसे इस डायग्राम में अगर आप ध्यान दें तो यहां पर जो डायफ्राम है वो यूजुअली आपको 11th लेवल पे देखने को मिल रहा है। यहां पर आपको डायफ्राम पेशेंट के अंदर देखने को विजिबल मिल रहा है, तो ये 8वें 10वें के नीचे ही है। इसका मतलब क्या है कि पेशेंट ने जो एक्सरे लिया है वो इंस्पायर की स्टेट में लिया है। इंस्पिरेशन की जो प्रोसेस थी उस प्रोसेस की स्टेट में उसने एक्सरे को कंडक्ट कराया। और हमने जनरल रूल पढ़ा है कि एक्सरे कभी भी इंस्पायरेशन की स्टेट में होना चाहिए। सपोज ये डायफ्राम यहां मिल जाता आपको, ठीक है, 1st 4th 5th 6th रिब के आसपास मिल जाता, तो ये क्या है, ये एक्सपायरेशन की स्टेट में। यूजुअली डायफ्राम डोम शेप का है, वो इस तरीके से बनता होगा आपको देखने को मिलता। तो यहां पर फिर आप क्या समझते हैं, ये एक्सरे डिस्कार्ड करना होगा, ये सही एक्सरे नहीं है, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर तरीके से एक्सपायरेशन देखने को मिल रहा है, इंस्पायरेशन का फिनोमिनन देखने को नहीं मिल रहा, तो कोई भी फाइंडिंग्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको रिब्स के नंबर गिनने होते हैं, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th ऐसे करके यहाँ पर नंबर्स डले हैं। इस तरीके से आपको नंबर्स गिनने होते हैं। जब भी अगर आपका 8वें से 10वें रिब के नीचे डायफ्राम देखने को मिलता है तो वो आपका एक हेल्दी एक्सरे कंसिडर किया जाता है। पोस्टीरियर रिब्स को अगर आप गिनते हो और एंटीरियर रिब्स को अगर गिन रहे हैं तो वहां पर फिर 5वें से 6वां होता है यूजुअली। एंटीरियर यूजुअली गिने नहीं जाते, नॉर्मल कंडीशन में भी हम पोस्टीरियर्स को ही प्रेफर करते हैं गिनने के लिए, ईजी पड़ता है वो, ठीक है। तो ये दूसरी चीज होगी। पहली आपने क्लैविकल देखा, दूसरा आपने रिब्स को चेक किया कि डायफ्राम सही है कि नहीं है। अब आपको ये समझ आ गया कि इस एक्सरे में कोई गलती नहीं है, इसमें डीप इंस्पायरेशन किया गया है, पेशेंट को भी सही तरीके से अलाइन किया गया था, दोनों क्लैविकल्स मैच हो रही है। तो आप पेशेंट का नाम चेक कर सकते हैं क्या है, और आप डेट देख सकते हैं कि एक्सरे कब कराया गया, ये नॉर्मल चीज होती है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सरे है या ये पोस्टीरियर एंटीरियर एक्सरे है या ये लैटरल व्यू का एक्सरे आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है। आजकल के एक्सरेज में एक चीज अच्छी होती है कि उसमें नीचे लिखा होता है एपी व्यू है या पीए व्यू है, पर सरकारी अस्पताल में कई जगहों पे ऐसा होता है, आज के टाइम पे भी इतने बेकार टेक्नीशियन बैठे होते हैं कि वो ये सब चीज़ें लिखते नहीं है, वो सिर्फ फिल्म निकाल के दे देते हैं। बहुत से डॉक्टर्स को मैंने देखा है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं रेडियोलॉजिस्ट पे या डिपेंडेंट हो जाते हैं टेक्नीशियंस के ओपिनियन पे। वो बोलते हैं एक्सरे की फिल्म पेशेंट लेकर के आता है तो पेशेंट को बोलते हैं हमें ये फिल्म नहीं चाहिए, हमें पढ़ते नहीं आता। आप पढ़ते नहीं आता तो कभी बोलते नहीं है डॉक्टर, अपनी गलती कमी नहीं बताता है, वो बोलता है हमें ये फिल्म नहीं चाहिए, इसके साथ एक पर्चा दिया होगा उस रेडियोलॉजिस्ट ने, वो आप पर्चा दिखा दो, उससे हमारा काम हो जाएगा, उसमें जो लिखा है वो हम पढ़ लेंगे। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। आप भी डॉक्टर हो, वो भी डॉक्टर है, अगर उसने कोई चीज़ गलत ऑब्जर्व करके उस पर्चे पर लिख दी तो आप यहाँ पर फिर क्या करोगे, उसी गलत ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ट्रीटमेंट दोगे।
मैंने एक पेशेंट ऐसा देखा था जिसका एक्सरे कुछ और बोल रहा था और उस डॉक्टर ने उसके अंदर कुछ और फाइंडिंग्स बताई थी, ठीक है। बाद में जब हमने एक्सरे को वेरीफाई किया, देखा तो जो फाइंडिंग्स थी वो बिल्कुल गलत बताई गई थी और एक्सरे के अंदर कुछ और ही चीज़ विजिबल हो रही थी। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार लैब टेक्नीशियंस या रेडियोलॉजिस्ट से भी गलती हो जाती है, तो ऑलवेज वेरीफाई द फिल्म। हमेशा फिल्म देखना है आपको, अभी मैं सिखा दे रहा हूं कैसे देखना है, तो उसको देख करके आपको अप्लाई करना है। जो रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट देता है उससे एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। पहले रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट पढ़ना है, पढ़ लो, मत पढ़ो पहले तो, क्योंकि उसको पढ़ लोगे तो प्रिजुडाइज हो जाओगे, फिर उसी के हिसाब से चीज़ों को ढूंढने लगोगे। तो पहले एक्सरे को देख लो, एक्सरे को देख के एक ओपिनियन बनाओ कि इसके अंदर क्या मिल रहा है, उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट पढ़ो। उससे अगर आपकी बात वेरीफाई होते हुए, मैच होते हुए देखने को मिल रही है तो समझ जाओ कि आपका आइडिया, आपका डायग्नोसिस सही है। बट अगर मैच नहीं हो रही, अपोजिट जा रही है, तो फिर से एक्सरे को देखो और एनालाइज करो कि उसने सही बोला है कि आपने सही आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। कई बार आपकी भी गलती हो सकती है, कई बार उसकी भी गलती हो सकती है। तो अगर आप सरकारी अस्पताल में करवा रहे हो तो वहां पे कुछ नहीं मिलने वाला, ना पीए मिलेगा, ना एलए मिलेगा, ना एपी मिलेगा। अगर बेकार अस्पताल है तो ठीक है, वो कुछ नहीं लिख के देगा। आप ही को एक्सरे देख करके आइडिया लगाना है कि एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है या पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू है, ठीक है। और अगर आपने कोई अच्छे महंगे उसको भेज दिया कहीं संस्थान में कराने, तो वो तो रिपोर्ट सब जनरेट करके दे देगा, 2-3 रेडियोलॉजिस्ट का रेफरेंस दे देगा उसके अंदर, ठीक है। तो हर पेशेंट वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है, मैंने एक बहुत बेसिक आइडिया आपको बताया। लैटरल तो बिल्कुल ही अलग दिख जाता है। लैटरल में तो आपको पीछे स्पाइन दिखेगी, जैसे ये देखो, यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर है या पोस्टीरियर एंटीरियर है, ये तो इतना आपको अलग से देखने को मिल रहा है, ठीक है, आइडिया हो जाता है। इसमें आपको पीछे वर्टिब्रास देखने को मिलेगी, आगे आपको ये चेस्ट या रिब्स वाला हिस्सा देखने को मिलेगा। तो इसको भी देखकर आराम से पहचान जाओगे। तो लैटरल पहचानना सबसे आसान होता है एक्सरे में। आती है दिक्कत एंटीरियर पोस्टीरियर और पोस्टीरियर एंटीरियर को पहचानने में, तो उसको भी हम समझ लेते हैं कि कैसे पहचानोगे आप एक्सरे के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर क्या है या पोस्टीरियर एंटीरियर क्या है। एक सेकंड वेट करिए। देखिए, मैंने एक जनरल रूल आपको बताया है, जब कभी भी एक्सरेज जो है वो आगे से पीछे के डायरेक्शन में लिया जाएगा तो उसमें एंटीरियर ऑर्गन्स जो है वो वेल डिफाइंड आपको देखने को मिलेंगे। और जब कभी भी एक्सरेज पीछे से आगे के डायरेक्शन में लिया जाएगा, पोस्टीरियर एंटीरियरली लिया जाएगा, तो वहां पर जो पोस्टीरियर ऑर्गन्स हैं वो वेल डिफाइंड आपको देखने को मिलेंगे। ये जनरल रूल हमेशा याद रखना। अब यहां पर ये दो एक्सरेज आपको देखने को मिल रहे हैं, एक आपको राइट साइड का एक्सरे देखने को मिल रहा है और एक आपको लेफ्ट साइड का एक्सरे देखने को मिल रहा है। इसमें से एक एक्सरे पोस्टीरियो एंटीरियर है और एक एक्सरे एंटीरियो पोस्टीरियर है। सोचिए, समझिए और बताइए मुझे कौन सा एक्सरे एंटीरियो पोस्टीरियर है और कौन सा एक्सरे पोस्टीरियो एंटीरियर है। लेफ्ट ऐसे डेफिनेशन पे ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, अगर ऑर्गन आगे से पीछे की तरफ एक्सरे लिया जा रहा है तो एंटीरियर ऑर्गन्स जो है वो वेल डिफाइंड देखने को मिलेंगे, ठीक है, अगर एंटीरियो पोस्टीरियर होगा तो। और अगर पोस्टीरियरली आप एक्सरे ले रहे हो तो पोस्टीरियर ऑर्गन वेल डिफाइंड देखने को मिलेंगे, पोस्टीरियर ऑर्गन्स बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स ने यहां पर एपी बोला है, पहले वाले को लेफ्ट जो है एपी बोला है, उन्होंने इस पे ध्यान दिया कि ये हार्ट अच्छे से विजिबल हो रहा है, चमक रहा है, तो उनको क्या लगा, क्योंकि ये चमक रहा है मतलब ये वेल डिफाइन है। चमकने को वेल डिफाइन नहीं बोलते। वेल डिफाइन का मतलब होता है जितने ज्यादा स्ट्रक्चर्स इसके अंदर देखने को मिले। वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को मिले। यहां पर आपको एओर्टिक आर्च दिख रहा है क्या, चैट पे देखो और बताओ। यहां पर आपको ट्रैकिया दिख रहा है क्या, यहां पर आपको हाइलर नोड्स दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, तो ये वेल डिफाइंड कैसे हुआ, सिर्फ चमक रहा है वो। इस डायग्राम को देखो, यहां पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। ये यहां से देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर जा रहा है हार्ट का, ठीक है, ये पूरा जा रहा है हार्ट तक कर इतना। जबकि इसमें अगर मैं हार्ट बनाऊं, इसमें जो इतना दिख रहा है मेरे को अलग से चमकता हो हिस्सा, वो कितना है, इतना सा है। दोनों को अगर आप एक साइज पे कंपेयर करो तो आप देखोगे इसमें ज्यादा दिख रहा है। हार्ट जो है वो एंटीरियर पार्ट्स के जो स्ट्रक्चर हैं वो इसमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा एंटीरियर पोस्टीरियर, क्योंकि ज्यादा इसमें विजिबल है। इसको चमकाया नहीं है बस उसने, चमकाने का परसेंट चेंज हो जाता है मशीन से। ये मत कंफ्यूज होना कि कोई चीज चमक रही है तो वो ज्यादा अच्छी है। 50% लूसेंसी के साथ डाला जा सकता है, 70% 90% वो टेक्नीशियन चेंज करता रहता है, तो उसमें कुछ चमकदार बन जाते हैं, कुछ बिना चमके बन जाते हैं। चमक का मतलब ये नहीं होता कि सब बहुत अच्छा है। चमक सब जगह की बढ़े तो वो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, चमक सब जगह की घटे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें पूरी जगह की चमक घट रही है और इसमें पूरी जगह की चमक चमक रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चमक तब इंपॉर्टेंट होती है जब एक हिस्से की कम हो और दूसरे की बढ़ जाए। जैसे बाकी पार्ट पूरे ऐसे चमकदार मिलते और बीच का भाग इतना कम देखने को मिलता, तब वो इंपॉर्टेंट होता आपके लिए। या तो पूरा ही सब कुछ चमक रहा है। अब दूसरी चीज पे आते हैं हम, ठीक है। मैंने पहला रूल तो आपको बता दिया कि एंटीरियर इसमें आपने देख लिया कि इसमें नहीं चमक रहा था ज्यादा, इसमें एंटीरियर ज्यादा नहीं दिख रहा था, उसमें नहीं। दूसरा पोस्टीरियर, अगर ये है, ये पोस्टीरियर एंटीरियर है, तो एक चीज और कंफर्म कर लो, पोस्टीरियर एंटीरियर का रूल क्या है, पीछे के पार्ट जो है वो ज्यादा डिटेल में देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखो दोनों एक्सरे में, इसमें वर्टिब्रा दिख रही है क्या डिटेल में, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। जबकि इस एक्सरे को देखो, इसमें तो वर्टिब्रा के बॉक्सेस आपको डिटेल में देखने को मिल रहे हैं, वर्टिब्रल बॉडी एक एक देखने को मिल रही है डिटेल में, ठीक है। स्पाइन ऑफ द वर्टिब्रा डिटेल में देखने को मिल रही है, ये देखो अलग से देखने को मिल रही है। अगर ध्यान दो दोनों एक्सरे में आप,
पोस्टीरियो एंटीरियर अगर आपसे मैं पूछूं, मैं क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता आपसे कि पोस्टीरियो एंटीरियर कौन सा है, किसमें वर्टिब्रा दिख रही है, मेरा क्वेश्चन ये होता वर्टिब्रा किसमें अच्छे से दिख रही है, तो आपका हमेशा आंसर होता है ये वाले में देखने को मिल रही है। तो ये वाला जो एक्सरे दैट इज योर पोस्टीरियो एंटीरियर एक्सरे, जबकि ये वाला जो एक्सरे दिस इज योर एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सरे। टेरिटरी में याद रखना हमेशा चेस्ट एक्सरे जब भी कराया जाता है वो पीए ही किया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, अनटिल एंड अनलेस पेशेंट बेड रिडन ना हो, बीमार ना हो, बहुत ज्यादा सीरियस ना हो, तब तक हम एपी की तरफ नहीं जाते, क्योंकि एपी में सब खिचड़ी बन जाती है। अगर आप एपी का एक्सरे देखोगे ना, यहाँ पर जैसे ये एपी का एक्सरे था, नीचे लगाया था मैंने, अगर ये दोनों एक्सरे को ध्यान से देखोगे ना तो पीए कितना क्लियर दिख रहा है आपको, उसमें हार्ट भी छोटा सा दिख रहा है, तो लंग्स हमें चेक करने अगर, तो पीए हमारी पहली चॉइस होगा, क्योंकि लंग्स बहुत अच्छे से कैविटीज देखने को मिल रही है आपको, ठीक है। जबकि ऑन द अदर हैंड जब हम एपी पे जाएंगे तो लंग्स का साइज ही बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर दूसरे स्ट्रक्चर्स दिखने को लग रहे हैं हमें, तो वहाँ पर लंग्स उतने क्लियर दिखेंगे नहीं। तो हमें जब भी लंग्स एग्जामिन करने होंगे ना, वी विल ऑलवेज गो फॉर पीए एक्सरे, ठीक है। पोस्टीरियर एंटीरियर एक्सरे हम जाते हैं, पेशेंट को लिखते भी पीए एक्सरे हैं, ठीक है, एपी नहीं लिखते, जिनको नहीं पता रहता वो एपी भी लिख देते हैं, तो वहां पर फिर एक्सरे में कुछ दिखेगा नहीं आपको, तो पीए लिखना है। और हार्ट को एग्जामिन करना है ऑन द अदर एंड, आपको कुछ ट्रैकिया एग्जामिन करना है, तो फिर आप एपी पे जाना, तो ये आपकी चॉइस होगी, आपको कौन सा पार्ट एग्जामिन करना है उस हिसाब से आप डायरेक्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, करता है लैटरल एक्सरे जब भी किया जाता है वो लेफ्ट टू राइट के डायरेक्शन में किया जाता है, जैसे एपी में हम एंटीरियर पोस्टीरियर और पीए में पोस्टीरियर एंटीरियर करते हैं, ऐसे जब भी लैटरल किया जाता है तो वो लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में किया जाता है। तो इसमें जो ऑर्गन्स लेफ्ट साइडेड होते हैं यूजुअली, क्योंकि लैटरल में सबसे मेन हमारे लिए होता है हार्ट को देखना, तो हार्ट सबसे अच्छे से देखने को मिलता है, तो जो ऑर्गन लेफ्ट साइड में होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से डिफाइंड होते हैं, जो राइट साइड में इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स नहीं होते हैं, क्योंकि राइट साइड में बिल्कुल मिमिक इमेज होती है यूजुअली, तो उसको आप राइट साइड के ऑर्गन्स को एपी में भी देख सकते हो। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड से राइट साइड के डायरेक्शन में किया जाता है, तो ऑर्गन्स जो होते हैं वो डिफाइंड आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए कराया भी जाता है। स्टैंडर्ड एक्सरे जब भी चेस्ट का किया जाता है, खासतौर पे ये रेस्पिरेटरी के हिसाब से बात कर रहा है, तो वो हमेशा पीए और लैटरल साथ में किया जाता है। पीए एक्सरे एंड लैटरल एक्सरे जो है ये साथ में यूजुअली किया जाता है, क्योंकि हमें पीछे से जो लंग्स है उसको कैलकुलेट करने में आसानी होगी, वहाँ पर स्पेस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, जबकि आप एपी पे जाओगे तो वहाँ पे फिर आगे के जो स्ट्रक्चर्स है वही कवर कर देंगे, तो लंग्स की जो स्पेस है वो हमें कम देखने को मिलेगी। ऑन द अदर हैंड जब हम कार्डियो में जाते हैं तो वहाँ फिर एपी लैटरल कोई भी करा सकते हैं। ओवर एक्सपोज्ड एक्सरे को और अंडर एक्सपोज्ड एक्सरे को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है, कि वहाँ पर एक्सरेज का जो एक्सपोजर है वो नॉर्मल हुआ है, या वो ओवर एक्सपोजर हुआ है, या वो अंडर एक्सपोजर हुआ है। कम एक्सरे आई होगी तो कम इमेज बनेगी, ज़्यादा एक्सरे आई होगी तो बहुत ज़्यादा इमेज बन जाएगी, और अगर नॉर्मल आई होगी तो बिल्कुल नॉर्मल आपको देखने को मिलेगी वहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडर एक्सपोज इमेज में। जब भी आपको एक्सरे में प्रॉपर एक्सरे का एक्सपोजर देखने को मिलता है तो वहाँ पर हमेशा T4 वर्टिब्रा या स्पाइनस प्रोसेस या स्पाइन वगैरह जो है या वर्टिब्रास जो है वो नॉर्मल देखने को मिलते हैं। नॉर्मल आप बार बार देखोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। अंडर एक्सपोज में क्या हो रहा है, यूजुअली अंडर एक्सपोज में आप वर्टिब्रास ही देख पाओगे, जो नॉर्मल वर्टिब्रास होते हैं ना वही आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं होंगे। तो अगर एक्सरे प्रॉपर नहीं पड़ेगी तो वहां पर वर्टिब्रास देखने को नहीं मिलेंगे। देखो इस डायग्राम में, अगर आप इस डायग्राम पे ध्यान दो तो ये भी एक एक्सरे है, ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, दिस इज ऑल्सो एन एक्सरे। यहां पर आपको पल्मोनरी कैविटीज देखने को मिल रही हैं, बट यहां पर आपको वर्टिब्रास देखने को नहीं मिल रहे। तो मैंने अभी क्या कहा था, मैंने यही कहा था कि अगर आपको एक्सरे में वर्टिब्रल कॉलम देखने को नहीं मिले, इसका मतलब एक्सरे की रेडिएशंस जो है वो नॉर्मल नहीं थी। ये एक अंडर एक्सपोज एक्सरे था, यहाँ पर एक्सरेज की जो रेडिएशन है वो प्रॉपर नहीं थी, पेशेंट बहुत ज़्यादा दूर खड़ा था मशीन से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉपर एक्सरेज उसके ऊपर पड़ी नहीं जिससे वर्टिब्रास ही नहीं दिखे, तो ऐसे एक्सरे को डिस्कार्ड करना होता है। ऑन द अदर हैंड ओवर एक्सपोज्ड जो एक्सरे होता है, उस ओवर एक्सपोज्ड एक्सरे में वर्टिब्रास बहुत ज़्यादा डार्कर देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ आपको वर्टिब्रास, खासतौर पे लंबर वर्टिब्रास देखने को मिलती है। तो इस तरीके की कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ वर्टिब्रास देखने को मिले और बहुत ज़्यादा काली सी डेंसिटी आपको देखने को मिल रही है, इन दोनों फोटोज़ को थोड़ा ध्यान से देखो। एक जस्ट इसके ऊपर फोटो है यहाँ पर, जिसमें आपको कितने अच्छे तरीके से लंग्स देखने को मिल रहे हैं, वर्टिब्रास भी देखने को मिल रही है, सब पढ़ते बन रहा है, देखते बन रहा है। और एक ये नीचे एक्सरे आपको देखने को मिल रहा है, एकदम डार्कर काला सा लंग्स देखने को मिल रहा है, और वर्टिब्रास बहुत चमकदार देखने को मिल रही है। तो ये क्या है, ये ओवर एक्सपोजर है, यहाँ पर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, तो इस एक्सरे को भी डिस्कार्ड कर देंगे। ज़्यादा दिखना भी खतरनाक है एक्सरे का, और कम दिखना भी वहाँ पर डेंजरस है। तो इस तरीके से आप आइडिया लगाएंगे कि एक्सरे जो है वो ओवर एक्सपोज्ड है, अंडर एक्सपोज्ड है, या फिर वो वहाँ पर एक्सरे जो है वो नॉर्मल आपको देखने को मिल रहा है। तो वर्टिब्रास को देखकर यूजुअली हम आइडिया लगा लेते हैं। तो देखना, रीड करना स्टार्ट करना। अभी तक कर आपने जो चीज़ें करी
वो आपने रीडिंग के रिगार्डिंग कुछ भी काम नहीं किया अभी तक। अभी आपने कुछ भी नहीं फाइंड आउट करा कि इसमें टीबी था, इफ्यूजन था, फाइब्रोसिस था, क्या था, कुछ भी आपको पता नहीं है। आपने उनमें से कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करी अभी तक। तो आप सिर्फ ये कर रहे थे कि भैया एक्सरे सही लिया गया है कि नहीं लिया गया, इसको देख रहे थे। जिसमें आपने क्लैविकल्स को चेक किया, जिसमें आपने रिप्स के नंबर काउंट करे कि इंस्पायरेशन था कि नहीं था। इसके अलावा आपने इसके अंदर ये देखा कि क्या बोलते हैं, ओवर एक्सपोज तो नहीं था, अंडर एक्सपोज तो नहीं था। अब आप प्रॉपर तरीके से एक्सरे को रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो चेस्ट एक्सरे को रीड करने के ये वाला रूल होता है, ABCDEF के रूल से हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं हमेशा। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी दिख गया, एकदम से एक बड़ा सा डॉट यहां पर काले कलर का देखने को मिल रहा है और यहां पर एक सफेद कलर का डॉट देखने को मिल रहा है, हमारी नजर सीधे उस पर गई और हमने बोला इसी को देख के हम डायग्नोज बनाएंगे। गलत है, उस पर लास्ट में जाओ। जो चीज सबसे ज्यादा गड़बड़ाई दिखने को मिल रही ना, उस पर सबसे आखिर में एग्जामिन करो, और जो चीजें गड़बड़ी नहीं दिखने को मिल रही ना, उस पर पहले फोकस करो। पहले उन मार्जिन को अच्छे से देख लो, उसके बाद, क्योंकि गड़बड़ी तो दिख गई ना आपको पहले, उसको फिर आप आराम से डिटेल में एनालाइज कर सकते हो। तो जनरल रूल यही कहता है कि ABCDEF के डायरेक्शन में हमें इसे फॉलो करना चाहिए। ए का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको एग्जामिन करना होगा एयरवे, एयरवे जो है उसे एग्जामिन करना होगा। बी कहता है आपको बोन्स, उसके बाद एयरवे के बाद एग्जामिन करनी है। उसके बाद आपको कार्डिक रीजन को एग्जामिन करना है। उसके बाद आपको डायफ्राम को एग्जामिन करना है। डायफ्राम के बाद आपको थॉरेक्स के जो टिश्यूज है उसको एग्जामिन करना है। थॉरेक्स के बाहर के मतलब लंग्स को एग्जामिन करना है, और लंग्स के बाद फील्ड या फिशर्स वाली ये कैटेगरी जो है इसको एग्जामिन करना। तो ये सारी स्ट्रक्चर जो है ABCDEF के रूप में क्लासिफाई किए जाते हैं। इसमें से एक एक को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चीज हम देखने वाले हैं दैट इज एयरवे। तो एयरवे में आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ता है, यहां पर आप चेक करते हैं ट्रैकिया को और ब्रोंकाई को। आपके जो ट्रैकिया है एज वेल एज जो ब्रोंकाई है, उन दोनों को आप एग्जामिन करते हैं। ट्रैकिया और ब्रोंकाई जो है ये अपर एयरवे के रूप में क्लासिफाई करी जाती है। AP व्यू में ये ज्यादा अच्छे से देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका जो AP व्यू होगा, ये एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू होगा, इसमें डेफिनेटिवनेस या डिफाइंड नेचर आपको देखने को मिलेगा एंटीरियर स्ट्रक्चर्स का। PA वाले व्यू में ट्रैकिया और ब्रोंकाई जो है वो उतने क्लियरली विजिबल हो सकता है ना मिले आपको। तो इसको अच्छे से देखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप यहां पर कोशिश करिए कि अगर आपको ट्रैकिया या ब्रोंकाई की कोई बीमारी चेक करनी है, ऐसी बीमारियां जो ट्रैकिया या ब्रोंकाई को इन्वॉल्व करती है, जैसे कि अस्थमा। अस्थमा में हमने पढ़ा तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ट्रैकिया के अंदर, तो वहां पर कौन सा एक्सरे आपको प्रिस्क्राइब करना चाहिए। अगर आपको सिम्टम्स के बेसिस पे सस्पेक्ट लग रहा है तो वहां पे फिर AP व्यू प्रिस्क्राइब करिए, क्योंकि उसमें आपको ट्रैकिया और ब्रोंकाई जो है वो ज्यादा क्लियरली देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ट्रैकिया और ब्रोंकाई जो है वो AP व्यू में बहुत अच्छी देखने को मिलती है। आपको फिर एक चीज और चेक करनी है कि ट्रैकिया जो है वो सीधी की सीधी नीचे आ रही है कि नहीं आ रही है। ट्रैकिया में कोई डेविएशन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ट्रैकिया कुछ इस तरीके से नीचे आ रही है डेविएट होते हुए। लैटरल व्यू में नहीं, एंटीरियर पोस्टीरियर या पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू में ट्रैकिया के अंदर कोई भी डेविएशन अगर हो रहा है तो ये नॉर्मल नहीं होगा। अगर ट्रैकिया मिड लाइन पर है तब तो आपका एक्सरे जो है वो बिल्कुल सही है, पर अगर ट्रैकिया मिड लाइन से थोड़ी सी भी खसकी हुई आपको देखने को मिल रही है, या तो लेफ्ट खसक गई है राइट खसक गई है, तो दैट इज एन एबनॉर्मलिटी। वो एक नॉर्मल एक्सरे नहीं है, वहां पर आपको एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है। यूजुअली क्या होता है, जब कभी भी एयर कैविटी जो है अगर कोलैप्स कर जाए, लंग एक साइड का पिचक जाए, दब जाए, तो ऐसी कंडीशन में दूसरे साइड का लंग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ खसक जाएगा, ठीक है। जो कोलैप्स लंग है वो आपको देखने को मिलेगा उस कंडीशन में। तो यहां पर क्या होता है, जब भी कोलैप्स की स्टेट डेवलप होती है, लंग्स के अंदर की हवा पूरी निकल जाती है, तो वैसी स्टेट में हम यूजुअली नोटिस करते हैं कि जो ट्रैकिया होता है वो मिड लाइन से खसक जाता है। तो जब भी पल्मोनरी कोलैप्स होगा, ट्रैकिया जो है वो मिड लाइन पे नहीं मिलेगा। तो एक्सरे अगर आप देख रहे हैं तो आपको चेक करना होगा, यहां पर ये जो रेड डॉट्स आपको रेड एरोज देखने को मिल रहे हैं, दीज आर ट्रैकिया। तो ये मिड लाइन पर है एकदम, तो मतलब यहां पर सब कुछ बढ़िया है। अगर ये एक तरफ खसके हुए आपको देखने को मिलते हैं, उसका मतलब ये है कि दूसरे साइड के लंग्स जो है वो आपको कोलैप्स की स्टेट दिखा रहा है। दूसरा, आपको ब्रोंकस भी एग्जामिन करने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यूजुअली आप नीचे के डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर ब्रोंकस देखने को मिलेंगे, पर इसमें क्लियरली विजिबल हो नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रैकिया और ब्रोंकस जो होते हैं इसको एयरवे की कैटेगरी में रखा जाता है। सबसे मेन चीज जो है वो आपको ये चेक करनी है कि एयरवे एक डायरेक्शन में खसका तो नहीं है। अगर वो खसक चुका है तो उसका मतलब क्लियर ये है कि लंग कोलैप्स का केस आपको देखने को मिलने वाला है। ये पहली चीज आपने लंग्स इसमें एग्जामिन करी, आपका ए कंपोनेंट पूरा हो गया एक्सरे में, जो ए आप देख रहे थे। फिर आते हैं आप बी कंपोनेंट पे। बी कंपोनेंट जो है वो बोन्स के लिए है। तो एक्सरे में आपको अच्छे से बोन्स देखने को मिल जाएगी। कौन कौन सी बोन्स देखने को मिलने वाली है वहां पर रिब्स अच्छे से मिल जाएगी आपको, क्लैविकल मिल जाएगी, और स्टर्नम को आप देख सकते हो। यूजुअली स्टर्नल फ्रैक्चर्स होते नहीं है, ठीक है। स्टर्नम पे फ्रैक्चर्स बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होगा, जब बहुत ज्यादा ब्लंट इंजरी सीधे छाती पे मार दी गई हो। तो ऐसे स्टर्नल फ्रैक्चर्स होते नहीं है। क्लैविकल का फ्रैक्चर हो सकता है, रिब्स का फ्रैक्चर हो सकता है, वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो इनके लिए आप एक्सरेज का इस्तेमाल कर सकते हो। चेस्ट एक्सरेज यूजुअली इनके फ्रैक्चर्स को बताने का काम करते हैं। तो हड्डी में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा। क्लैविकल फ्रैक्चर बहुत इजीली दिख जाता है, जबकि रिब्स फ्रैक्चर को देखने के लिए एक एक रिब को बड़ी डिटेल में, बड़े बारीकी से, बड़े ध्यान से देखना पड़ता है आपको, ठीक है।
इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज का केस देखने को मिले, हम लोग टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ चुके हैं जिसमें हमने रेस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के ग्रुप को स्टडी किया था। तो जब भी कोई क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज देखने को मिलेगी तो वहां पर आपको हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स देखने को मिलते हैं यूजुअली। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स का मतलब क्या होता है, जहां पर जो पेशेंट है वो अनेबल टू फुली एक्सपेल द एयर दैट इज इनहेल्ड विथ एवरी ब्रेथ। तो जो भी सांस उसने अंदर खींची थी उसके साथ पूरी हवा को बाहर छोड़ नहीं पाता, जिसका क्लासिकल एग्जांपल हमने एम्फाइसीमा में पढ़ा था। जब एम्फाइसीमा में हमने देखा था तो हमने पढ़ा था वहां पर दो शब्द चीजों को स्टडी किया था, यूजुअली इलास्टिक टिश्यू का लॉस देखा था हमने, जिसकी वजह से यूजुअली जो पेशेंट के लंग्स हैं वो वापस रिवर्ट बैक नहीं हो पाएंगे और हवा पूरी तरीके से बाहर नहीं फेंक पाएगा पेशेंट। तो यहाँ पर जो लंग्स हैं वो हाइपर इन्फ्लेटेड आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स जो है उसको आप कैसे पता लगाओगे, तो यहां पर जब कभी भी ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स आपको देखने को मिलेगा, 8 से 10 रिप्स जो हैं वो आपको यहां पर नहीं देखने को मिलेगी। ग्रेटर नंबर ऑफ रिप्स कैन बी विजिबल ऑन द चेस्ट एक्सरे। यहां पर आप ध्यान दीजिए 8 से 10 रिप्स के अलावा जो रिप्स हैं वो भी आपको विजिबल देखने को मिलेगी। जैसे इस डायग्राम में देखो आप, हाइपर इन्फ्लेट, इसको मैं एक लेवल पे सेट कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। इसको सिंगल पेज पे अगर मैं सेट करूं यहां पर, तो देखो इस एक्सरे में थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा गौर करना। आपने क्या देखा, आपने यहां पर क्लैविकल को देखा। सबसे पहले क्लैविकल आपको बहुत आराम से यहां पर विजिबल हो रही है, जिससे आपने आइडिया लगा लिया कि यहां पर क्लैविकल में कोई फ्रैक्चर है कि नहीं है। हर एक रिप को आपको डिटेल में एनालाइज करना होगा। जब आप हर रिप को डिटेल में एनालाइज कर लोगे तो उससे आपको रिप फ्रैक्चर्स का भी आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर रिप का कोई फ्रैक्चर है कि नहीं है। यहाँ पर वर्टिब्रास के बारे में मेंशन नहीं है, पर वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स जो है ना वो भी आप देख सकते हो। अगर पीए व्यू करा रहे हो ना, आप पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू करा रहे हो, तो वहाँ पर वर्टिब्रास भी बहुत अच्छे से देखी जा सकती है, उसके फ्रैक्चर्स को भी आप आइडिया लगा सकते हो। तो एक तो आपने क्या आइडिया लगाया यहाँ पर एक्सरे को देख के बोन्स के रिगार्डिंग, यहाँ पर आपने आइडिया लगाया वर्टिब्रास फ्रैक्चर है कि नहीं है, क्लैविकल फ्रैक्चर है कि नहीं है, या रिप्स फ्रैक्चर है कि नहीं है, इसका आपने आइडिया लगा लिया। दूसरा आपने देखा यहां पर कि अगर आपको ज्यादा नंबर की रिप्स देखने को मिल रही है, नॉर्मली जितनी एक्सरे में देखने को मिलती है 10-11 रिप्स, 9 रिप्स, यहां तक भी अगर डायफ्राम होता ना तो भी हम उसे नॉर्मली कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारा 8 से 10 का क्राइटेरिया था। तो अगर इतनी रिप्स नॉर्मली देखने को मिलती है तो हम यूजुअली इसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अगर बहुत ज्यादा रिप्स आपको देखने को मिले, 8 से 10 रिप्स से भी बियॉन्ड आपको रिप्स देखने को मिले, 12वीं रिप्स तक का देखने को मिले, दैट मीन्स लंग्स जो है वो ओवर इन्फ्लेटेड देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर क्या है कंडीशन, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज होने के चांसेस बहुत हाई पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। वर्ड है वो सी वर्ड स्टैंड करता है यूजुअली कार्डिक के लिए। हम लोगों ने ए फॉर एयरवे देख लिया है, हम लोगों ने बी फॉर बोन्स देख लिया है, अब हम लोग सी फॉर कार्डिक स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें। एक सबसे पहले तो सबसे जनरल रूल जो आता है ना वो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट का जो साइज है, हार्ट का जो मतलब डायमीटर है, वो डायफ्राम के टोटल डायमीटर का आधे से ज्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी। ये एक जनरल रूल याद रखना। कैसे, जैसे ये डायफ्राम देखने को मिल रहा है तो हार्ट यूजुअली इसके आधे के अंदर ही होना चाहिए। अगर ये आधे से ज्यादा जा रहा है, इतना बड़ा हार्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो ये कार्डियोमेगेली को इंडिकेट करेगा। सबसे पहली चीज तो यही देखना चाहिए कि डायफ्राम जितना बड़ा है उससे आधे से कम आपको हार्ट देखने को मिलना चाहिए। अगर हार्ट उससे बियॉन्ड जा रहा है मतलब कार्डियोमेगेली का केस है कहीं ना कहीं। सबसे पहली चीज तो यही देखने को मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कार्डिक एंड पे आप क्या देखेंगे, सबसे पहले हार्ट और हार्ट के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। हार्ट का जो अपीयरेंस है उस अपीयरेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये जो अपीयरेंस देखने को मिल रहा है ना आपको हार्ट का, इस अपीयरेंस पे आप नोटिस करेंगे इसकी बॉर्डर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि इसकी बॉर्डर्स क्लियरली विजिबल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो ये बॉर्डर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे आप यूजुअली। जैसे इसमें देखिए इस डायग्राम में ये हार्ट जो है, इस हार्ट में आपको अलग से पूरी बॉर्डर्स देखने को मिल रही है। ये जो मार्क्ड सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, दीज आर द बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट। तो फिर आपको ये नोटिस करना है, सबसे पहले तो हार्ट को आइडेंटिफाई करना है कि हार्ट कहाँ पर है। दूसरा आपको हार्ट की फिर बॉर्डर्स को अलग से मार्जिन्स के रूप में आइडेंटिफाई करना है अपने दिमाग में। फिर जनरल रूल को याद रखना है कि हार्ट का जो टोटल डायमीटर है बेस के पास से, एपेक्स से नहीं, बेस के पास से जो हार्ट का टोटल डायमीटर है वो डायमीटर हमेशा जो टोटल डायफ्राम का डायमीटर है उसके आधे से अंदर ही अंदर होना चाहिए, हाफ से कम ही होना चाहिए। अगर हाफ से वाइडर है ये, तो यहां पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये या तो कार्डियोमेगेली को इंडिकेट कर रहा है या पेरिकार्डियल इफ्यूजन को इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर इफ्यूजन आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हार्ट जो है, और ये इफ्यूजन जो है पल्मोनरी इफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूज मत होना, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है। हार्ट की कवरिंग में इफ्यूजन देखने को मिल रहा है आपको, फ्लूइड एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। तो या तो हार्ट के अंदर फ्लूइड जमा हो गया तो ऑटोमेटिकली उसका साइज बड़ा हो गया, या फिर कार्डियोमेगेली हो गई नॉर्मली पेशेंट के अंदर। तो ये दोनों चीजों को, दोनों ही एबनॉर्मलिटी है, दोनों नॉर्मल कंडीशन नहीं होती हैं। तो कार्डियोमेगेली और पेरिकार्डियल इफ्यूजन्स को पता कैसे करते हैं, जब भी आपका जो हार्ट है वो डायफ्राम से दुगना आपको डायफ्राम से दुगना नहीं, डायफ्राम के आधे से ज्यादा देखने को मिले। ठीक है,
इसके अलावा पल्मोनरी आर्च को आइडेंटिफाई करेंगे वहां पर, ठीक है, आयोटिक आर्च को आइडेंटिफाई करेंगे, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज वगैरह को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस तरीके के 2 सर्कल्स भी वहां पर देखने को मिलते हैं, बट अगर आपने एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू कराया तभी ये ज्यादा अच्छे से क्लियरली आपको विजिबल होंगे। इसके अलावा एक जगह होती है जिसे एर्टो पल्मोनरी विंडो कहा जाता है। यूजुअली जब हम इसकी बात करेंगे, कार्डियोलॉजी की बात करेंगे, वहां पर एर्टो पल्मोनरी विंडो का इंपॉर्टेंस आता है यूजुअली। ये किससे बनती है? यहां पर आगे के डायरेक्शन में एओर्टिक आर्च होता है, पीछे के डायरेक्शन में डिसेंडिंग एओर्टा होता है, यहां पर लेफ्ट साइड में पल्मोनरी आर्टरी आपको देखने को मिलती है, और सुपीरियरली यहां पर एओर्टिक आर्च की सुपीरियर बॉर्डर आपको देखने को मिलती है। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से एओर्टिक आर्च आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी आपको प्रेजेंट वहां पर देखने को मिलेगी इस डायग्राम में देखिए। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, अगर यहां पर मीडियस्टिनल लिम्फोएडिनोपैथी होगी आपको यूजुअली, या एओर्टो पल्मोनरी आर्टरी का एन्यूरिज्म आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो हमने ऊपर स्पेस की बात करी थी, यहां पर जो स्पेसिफिक स्पेस आपको प्रेजेंट देखने को मिली थी, जिसे हमने एओर्टो पल्मोनरी विंडो कहा था, ये काफी बड़ी हुई मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर वहां के लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाएंगे या वहां की जगह में कोई और चीज भर जाएगी, या एन्यूरिज्म परमानेंट डायलिटेशन ऑफ द आर्टरी देखने को मिलेगा, तो जो नॉर्मल कर्व आपको देखने को मिलने वाला था, वो कर्व नॉर्मल की जगह कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, बड़ा सा देखने को मिलेगा। तो अगर एक्सरे में ये कर्व बड़ा सा देखने को मिल रहा है आपको, बेसिक पॉइंट ये है कि वो जो कर्व है वो बड़ा सा देखने को मिल रहा है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा? हार्ट को तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि डायफ्राम के आधे से ज्यादा अगर जा रहा है तो कार्डियोमेगेली है। एन्यूरिज्म को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एन्यूरिज्म को वो कर्व को देख के आइडेंटिफाई करोगे। कर्व कहां पर देखोगे? इसमें क्लियर विजिबल नहीं है, पर मैं जगह बता देता हूं कर्व कहां पे मिलेगा। ये जो ग्रीन कलर की लाइंस आपको देखने को मिल रही है, दिस इज योर कर्व, ठीक है। अगर ये कर्व कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, इतना ब्रॉड, इतना बाहर की तरफ देखने को मिलता, तो ये क्या इंडिकेट करता है? यहां पर एन्यूरिज्म का केस है। या तो वहां पे लिम्फ नोड्स वगैरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है, या वहां पर एन्यूरिज्म की कंडीशन आपको मेजरली देखने को मिल रही है। तो यहां पर मीडियस्टिनल लिम्फेडिनोपैथी के केसेस में ये जो कर्व है ऊपर का, ये आपको बिगड़ा हुआ देखने को मिल सकता है, या एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी का अगर एन्यूरिज्म हुआ है तो उस केस में बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। यूजुअली एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो लेफ्ट हाइलर पॉइंट्स होते हैं वो राइट हाइलर पॉइंट्स से थोड़ा सा हायर आपको देखने को मिलेंगे। लेफ्ट हाइलर पॉइंट्स आर ऑलवेज हायर देन द राइट हाइलर पॉइंट्स। अब इस एक्सरे में एक चीज अच्छी है कि इसने लिख दिया यहाँ पर ये राइट साइड है, ठीक है, और ये वाला जो है ये लेफ्ट साइड है। इधर साइड का जो साइड है ये लेफ्ट साइड है। तो अगर आप हाइलर पॉइंट्स की बात करें तो लेफ्ट वाले जो हाइलर पॉइंट्स है, हाइलर क्या होता है? सबसे पहले तो हाइलम पता होना चाहिए। किसी भी ऑर्गन में घुसने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, जहां से वेन्स आर्टरीज वगैरह इंटर करती है, उसको हाइलम कहा जाता है, ठीक है। यूजुअली ये किडनी के रिगार्डिंग भी हम हाइलम का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, लंग्स के रिगार्डिंग भी स्टडी करते हैं। तो हाइलम का मतलब क्या होता है? अगर जैसे कोई ऑर्गन है, जैसे ये लंग्स बने आपके, ठीक है, ये लंग्स बने, जैसे एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जैसे किडनी है, तो इसमें ये वाले हिस्से जहां से आकर के आपकी ये जो ब्रोंकस है ये घुस रहे हैं या ब्लड वेसल्स घुस रही है, ये वाला जो हिस्सा है ना, इस हिस्से को हम हाइलम कहते हैं। तो जो लेफ्ट हाइलम वाला हिस्सा है वो आपको हमेशा थोड़ा सा ऊंचा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू राइट हाइलम, ठीक है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यूजुअली ये जो हाइलम पॉइंट्स होते हैं ये 6th रिब के करीब होते हैं। तो अगर आप गिनना स्टार्ट करें कि आपको कहां पर मिलेंगे, फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, रुक जाओ एक सेकेंड, हाँ, पोस्टीरियर एंटीरियर है ये। तो यहां पर अगर आप गिने ध्यान से तो आप नोटिस करेंगे कि यहां पर फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, सिक्स रिब, यहां के आसपास आपको ये वाला जो हिस्सा है इसके आसपास आप अगर नोटिस करें तो यहां पर आपको हाइलर पॉइंट्स यूजुअली देखने को मिलेंगे, अगर एक्सरे बहुत ज्यादा क्लियर और विजिबल आपको देखने को मिल रहा है तो। हाइलर पॉइंट्स आपने देख लिया हार्ट के रिगार्डिंग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो यहां पर हार्ट के आसपास के जो स्ट्रक्चर है उनको भी आपको देखना होगा। यूजुअली द स्ट्रक्चर शुड बी विजिबल बिहाइंड द हार्ट, स्पेशली द स्पाइन, पैरास्पाइनल रीजन या जाइगोस वेन। तो यहाँ इसके आसपास के भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो भी अगर आपको नोटिस हो पा रहे हैं एक्सरे में, यूजुअली होते नहीं है, इसके लिए सबसे अच्छा होता है सीटी स्कैन कराना या एमआरआई। एमआरआई में तो बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर आपने एक्सरे कराया और उसमें आइट साइड के स्ट्रक्चर भी कुछ ज़्यादा ही विजिबल हो रहे हैं तो उससे फिर आपको अलग अलग इंटरप्रिटेशन का आइडिया लगता है। जैसे स्पाइन ज़्यादा विजिबल हो रही है तो वो एक्सरे का डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। या फिर कई बार हम लोगों को स्पाइनल यहाँ पे जो डेंसिटी है उसके आधार पे ये भी पता चल जाता है कि फ्रैक्चर फ्रेम डिफॉर्मिटी तो नहीं है यहाँ पर, यानी कि बोन के अंदर से डिप्लीशन तो नहीं हो रहा है कैल्शियम का, ठीक है। यहाँ पर हम रगर जर्सी स्पाइन को भी नोटिस कर लेते हैं कि स्पाइन के अंदर पैटर्न्स तो नहीं मिल रहे, ज़ैब्रा पैटर्न्स तो नहीं मिल रहे हमें, ठीक है। यहाँ पर हम लूजर्स जोन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं मिल्कमैन फ्रैक्चर के लिए, तो वो फिर स्पाइनल डिसऑर्डर या ऑस्टियोलॉजी के अंदर चला जाता है कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ें भी आप इसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हो आइट साइड के सराउंडिंग स्ट्रक्चर को देख करके। आइडियल सर्कमस्टेंसेस की अगर हम बात करें, यूजुअली तो जो हार्ट का मीडियस्टिनम का हिस्सा है वो 6 सेंटीमीटर के आसपास आपको देखने को मिलना चाहिए अगर आप पीए एक्सरे करा रहे हो। और अगर ये हिस्सा 8 सेंटीमीटर से बियॉन्ड जा रहा है, 8 सेंटीमीटर से बड़ा आपको जानते हुए देखने को मिल रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन का मतलब है कि कार्डियोमेगेली है यहाँ पर, या हार्ट का जो हिस्सा है वो ज़्यादा ज़रूरत से बड़ा हो रहा है। तो क्या क्या देखा हार्ट में? सबसे पहली चीज़ हमने देखी हार्ट का जो बेस है, इस डायग्राम के हिसाब से स्टडी करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने देखी हार्ट का जो बेस है
ये वाला जो हिस्सा है ये कभी भी डायफ्राम की जो डायमीटर है उसके आधे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये उससे आधे से ज्यादा है मतलब कार्डियोमेगेली है। दूसरी चीज हमने क्या देखी यहाँ पर, हार्ट के ऊपर का ये जो कर्व है ये भी डेफिनेटिव होना चाहिए। ये भी अगर बियॉन्ड जा रहा है तो एन्यूरिज्म की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर क्लियर और स्मूथ मिलेगा आपको, ठीक है। राइट डायफ्राम जो है, दोनों अगर आप देखें तो दोनों हेमी डायफ्रामिक मिलेंगे आपको, एक जैसा पूरा कंटिन्यूअस नहीं चलता ये डायफ्राम। ऐसा जैसे हम डायग्राम्स में बना देते हैं ना, जब हम यूजी के डायग्राम्स बनाते हैं एग्जाम्स में तो हम पूरा एक बना देते हैं डायफ्राम। अगर आप डायफ्राम को देखो तो ये दो अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलता है, ये एक हिस्सा हो गया और ये दूसरा हिस्सा हो गया डायफ्राम का, ठीक है। तो यहां पर हमेशा राइट साइड का जो डायफ्राम होता है वो कंपैरेटिवली हायर होता है लेफ्ट साइड के डायफ्राम से। तो ये वाला जो डायफ्राम है इसकी हाइट देखो लेफ्ट वाले डायफ्राम से ये कंपैरेटिवली काफी ऊंचा आपको देखने को मिलने वाला है। तो राइट डायफ्राम इज ऑलवेज हायर देन द लेफ्ट डायफ्राम। ये नोटिस करना है आपको, ये चीज देखनी है। अगर ये नहीं मिल रही है मतलब एबनॉर्मलिटी है, वहां पर लंग्स के अंदर से हवा का कोलैप्स आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए इस कंडीशन में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर और 3-4 चीजें देखी जा सकती है। एक गैस्ट्रिक एयर बबल देखा जा सकता है, क्योंकि डायफ्राम के पास क्या होगा, स्टमक वगैरह वाले रीजन लोकेटेड होंगे, तो वहां पे हवा प्रेजेंट आपको देखने को मिल सकती है। गैस्ट्रिक पेट के अंदर जो प्रेजेंट हवा है वो भी देखने को मिल सकती है, गैस्ट्रिक एयर बबल देखने को मिल सकता है आपको यहाँ पर। दूसरा, आप यहां पर जो डोम शेप है उसको देखने की कोशिश करेंगे, डायफ्राम कंट्रोल डोम शेप मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लिटिल हायर है या नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पर जो राइट वाला रीजन है वो आपको हायर मिलेगा एज कंपेयर टू लेफ्ट रीजन में। और वैसे हमें मेजर डोम शेप नहीं मिलता है, ये इस तरीके का शेप मिलता है, फ्लैटन शेप मिलता है। एक्चुअल डोम शेप इस तरीके का होता है, तो वो तो एक्सपायरेशन में मिलता है, तो यहाँ पर एक्चुअल डोम शेप नहीं मिलता है आपको, यहाँ पर फ्लैटन शेप मिलता है थोड़ा सा। और उस फ्लैटन शेप में भी राइट साइड जो है वो थोड़ा हायर देखने को मिलता है। 3 चीजें देखते हैं हम। सबसे पहली चीज क्या देखते हैं, गैस्ट्रिक बबल को नोटिस करते हैं कि नीचे स्टमक के आसपास का एरिया गैस भरी हुई मिल रही है नहीं मिल रही है। दूसरा, हमने देखा राइट साइड थोड़ा सा ऊंचा मिलेगा लेफ्ट साइड के कंपेयर में। और तीसरा, हम लोग कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स को देखते हैं। ये जो एंगल्स बनते हैं लंग्स और डायफ्राम के बीच में, दीज आर कॉल्ड एज कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स, ठीक है। ये वाले जो एंगल्स बन रहे हैं डायफ्राम के कॉर्नर्स पे बनते हुए जो एंगल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दीज एंगल्स आर कॉल्ड एज कोस्टोफ्रेनिक एंगल। फ्रेनिक वर्ड देते हैं डायफ्राम के लिए, कोस्टो वर्ड हम यूज करते हैं रिब्स के लिए। तो ये रिब्स और डायफ्राम के साथ बने हुए एंगल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स। इस डायग्राम में देखो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ये डायफ्राम का डायग्राम है, ठीक है। ये वाला जो राइट साइड है, ये राइट साइड कंपैरेटिवली ऊंचा है लेफ्ट के कंपेयर में, ये आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पर एयर बबल, इसमें तो खैर इतना अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है, जो लाल कलर के एरोस देखने को मिल रहे हैं दीज आर इंडिकेटिंग एयर बबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर तो इतना अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है, नहीं तो बहुत अच्छे डार्क एक्सरेज में अच्छे से एयर बबल्स भी देखने को मिल जाते हैं। और ये जो पिंक कलर की लाइंस आपको देखने को मिल रही है, दीज लाइंस आर कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स, ये कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स देखने को मिल रहे हैं। अगर ध्यान से देखो ना कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स को, तो वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं, शार्प एंगल्स होते हैं, बर्ड बीक टाइप का देखने को मिल रहा है, चिड़िया की जो चोंच होती है ना उस तरीके के देखने को मिलते हैं। कभी भी कोस्टोफ्रेनिक एंगल 90 डिग्री के नहीं मिलते या 120 डिग्री के नहीं मिलते, ध्यान देना। ये बहुत शार्प एंगल्स होते हैं, ये बहुत बड़े एंगल्स नहीं होते कि 90 120 ऐसी डिग्रीज के। अगर आप इसको देखोगे तो बहुत छोटे छोटे एंगल्स मिलेंगे आपको, 45 30 ऐसे एंगल्स देखने को मिलेंगे, कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स जो होंगे। अब अगर ये एंगल्स चेंज हो रहे हैं तो मतलब बीमारी है यहाँ पर। ध्यान देना, कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स जो हैं वो लैटरल पॉइंट्स पे देखने को मिलेंगे, दोनों साइड में जहाँ पे डायफ्राम जुड़ रहा है उस तरीके के एरिया में मिलेंगे। ये यूजुअली ट्रायंगुलर शेप होंगे, इस तरीके के होंगे, मैंने बताया ना इस तरीके से एक ट्रायंगल शेप, इसमें इमेजनरी एक लाइन जोड़ दोगे तो ये ट्रायंगल शेप बन जाएंगे यूजुअली। तो यहाँ पर ये जो कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स होंगे ये ट्रायंगुलर शेप होंगे। अगर ये एंगल आपको 90 डिग्री जाता हुआ देखने को मिल रहा है, नॉर्मल लंग्स में इतना नहीं जाता है, नॉर्मल लंग्स में मैंने बताया इतना सा एंगल होगा या ये इतना सा एंगल होता है यूजुअली 30 45 60 इतना जा सकता है। अगर ये बिल्कुल 90 चला गया, ऐसा एंगल चला गया, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर लंग्स के अंदर हवा बहुत ज्यादा भरा गई है, हाइपर एक्सपैंडेड लंग्स देखने को मिल रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज का एम्फाइसिमा का केस आपको देखने को मिल सकता है यहां पर। तो कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स भी आपको बीमारी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। इसका मतलब ये है कि डायफ्राम को दबा रहे हैं, डायफ्राम को नीचे ढकेल रहे हैं। नॉर्मल एंगल कैसे बनेगा, ये तो फिक्स है रिब्स का एरिया, ये तो चेंज नहीं होगा भैया, ये नीचे डायफ्राम ही चेंज होगा, या तो ऐसा बनेगा या डायफ्राम ऐसा जाएगा या डायफ्राम नीचे जाता जाएगा। तो डायफ्राम जितना नीचे जाएगा उसका मतलब इतना ये है कि उतनी ज्यादा हवा अंदर भराते जा रही है, जितना नीचे डायफ्राम को पुश करेगी हवा उतना डायफ्राम नीचे जाएगा, तो ये एंगल हमेशा उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो जब भी डायफ्राम का ये जो एंगल है 90 या 90 के बियॉन्ड जाते जाता है, तो उसका मतलब ये कि हाइपर इन्फ्लेटेशन हो रहा है, वहां पे हवा जो है वो अंदर ज्यादा से ज्यादा भरी जा रही है, ठीक है। और अगर यही एंगल ब्लंट हो जाए, बिल्कुल एक समान देखने को मिल जाए, इतना सा एंगल ऐसा का ऐसे ही बन जाए इतना सा, तो ब्लंटिंग क्या बताएगा, प्लूरल इफ्यूजन हो गया, वहां पे कोई चीज भरा गई है इसलिए एंगल बन ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिश्यूज के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिश्यूज में यूजुअली लंग्स की पैरेन्काइमा को देखते हैं। इसको हम अलग अलग जोन्स में डिवाइड करते हैं। इसमें एक अपर जोन आती है, मिडिल जोन आती है और लोअर जोन आपको देखने को मिलती है।
लंग्स को हम यूजुअली 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अपर जोन, मिडिल जोन और लोअर जोन। कैसे डिवाइड करेंगे? जो लंग्स का एपेक्स है, टॉप मोस्ट पॉइंट से सेकंड कोस्टल कार्टिलेज तक का हम अपर जोन बोल देंगे, सेकंड से फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज तक हम मिडिल जोन बोल देंगे, और फोर्थ से सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज तक यूजुअली हम लोअर जोन की कैटेगरी में क्लासीफाई कर देंगे। अगर आप ये जोन्स को देखो तो इस तरीके से कुछ जोन्स विजिबल होंगे आपको। ये पिंक कलर की जो जोन देखने को मिल रही है, दिस इज योर अपर जोन। ये जो ग्रीन कलर की जोन देखने को मिल रही है, दिस इज योर मिडिल जोन। ये जो ब्लू कलर लोअर, आपको ब्लू कलर की जोन देखने को मिल रही है, दिस इज योर लोअर जोन। और बच्चे यही गलती करते हैं, बच्चे जब लंग्स देखते हैं ना तो पूरा लंग्स को एक देख के स्टडी करते हैं कि ऊपर से नीचे तक एक साथ देख लिया और सब समझ लिया कि इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है, इसमें यहाँ हो रहा है, इसमें वो हो रहा है। कभी भी ऐसे एग्जामिन मत करो। जब भी एग्जामिन करो पहले अपर जोन को पकड़ो और दोनों साइड के अपर जोन देखो। पहले लेफ्ट का देख लो, फिर राइट का देख लो, फिर मिडिल जोन पे आओ, फिर लेफ्ट का देख लो, फिर राइट का देख लो, फिर लोअर जोन पे आओ, फिर लेफ्ट का देख लो, फिर राइट का देख लो। इससे क्या फायदा होगा? कोई भी चीज मिस नहीं होगी। कहीं पर भी छोटी मोटी भी दिक्कत होगी ना तो वो आपसे मिस नहीं होगी। तो इस तरीके से 3 जोन्स में आप स्टडी करते हैं यूजुअली। अगर आप जोन्स को थोड़ा ध्यान से देखें तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो लंग्स है, इसकी जो पैरेन्काइमा है, हम उसे लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में अपर, मिडिल और लोअर जोन्स में क्लासीफाई करके देखते हैं। इसमें हम डिफरेंसेस देखना स्टार्ट करते हैं और हमेशा हम कंपेयर करते हैं लेफ्ट को राइट से। ऐसा नहीं करते कि सिर्फ लेफ्ट देख लिया या सिर्फ राइट देख लिया, या एक बार में पूरा लेफ्ट अपर, लेफ्ट मिडिल, लेफ्ट लोअर देख लिया, फिर राइट अपर, राइट मिडिल, राइट लोअर देख लिया। बच्चे जो एक साथ पूरा लंग्स पढ़ते हैं ना, वो हमेशा यही गलती करते हैं। पहले एक साइड का लेफ्ट लंग देख लेते हैं, फिर राइट लंग देख लेते हैं और कुछ समझ ही नहीं पाते। हमेशा अपर जोन, लेफ्ट और राइट एक साथ एग्जामिन करो। दोनों में कोई डिफरेंस मिल रहा है क्या? दोनों में ओपेसिटी में अंतर मिल रहा है क्या? दोनों में सैचुरेशन में अंतर मिल रहा है क्या? दोनों में डेंसिटीज में अंतर मिल रहा है क्या? दोनों में डिपोजिशन में अंतर मिल रहा है क्या? दोनों में आपको एरिया में अंतर मिल रहा है क्या? दोनों को साथ में कंपेयर करोगे तभी समझ आएगा, एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा कि एक तो नॉर्मल होगा, एक एबनॉर्मल होगा। ठीक है, तो हमेशा यूजुअली दोनों को लेफ्ट और राइट को साथ में कंपेयर करो। रेडियो लूसेंसी देखो दोनों की कि एक डार्क एक लाइटर तो नहीं है। ठीक है, उसके अलावा एक फिशर्स भी आपको आराम से देखने को मिल जाता है, जो राइट लंग में यूजुअली मिल जाता है, जो अपर और मिडिल लोब्स में यूजुअली लंग्स को डिवाइड कर देता है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। जैसे अभी शुरू में मैंने एक आपको एक्सरे दिखाया था जिसमें से पार्टिकल्स आपको देखने को, स्पॉट्स देखने को मिल रहे थे जो फाइब्रोसिस को इंडिकेट कर रहे थे। तो वहां पर एरिया, आप एयर देख सकते हो, फॉरेन पार्टिकल्स देख सकते हो, इन चीजों को आप एग्जामिन वहां पर कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया? जोन्स वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, इतना ही है बेसिकली फिशर्स के बारे में। एफ वाला जो पॉइंट था ना फिशर्स का, वो एफ वाला पॉइंट यही बता रहा था फिशर्स बेसिकली कि आपका जो लंग्स का राइट साइड का हिस्सा है ना, वो राइट लंग यूजुअली अपर और लोअर में डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पर एक फिशर प्रेजेंट होता है, उस फिशर की हेल्प से देखो। अगर इसमें जब भी एक्सरे स्टडी करो, ठीक है, आप लोग न्यूमोलॉजिस्ट तो हो नहीं कि एक नज़र में देख के पता चल जाएगा। जब भी आपके पास पेशेंट आता है एक्सरे का, खासतौर पे जब भी पल्मोनरी ओपीडीज में आपकी ड्यूटीज़ लगेगी, लगती है इंटर्नशिप में, ठीक है, अलग अलग जगहों पे आपकी ड्यूटीज़ लगती है, गायनिक में लगती है, सर्जरी में लगती है, न्यूमोलॉजी डिपार्टमेंट में लगती है, सब जगह लगती है। तो जब भी न्यूमोलॉजी में आपकी पोस्टिंग लगे, वहाँ पर एक्सरेज भर भर के मिलते हैं। ठीक है, कोई सिस्टम में मिले ना मिले आपको एक्सरे, पर न्यूमोलॉजी में हमेशा एक्सरेज बहुत मिलते हैं आपको। ठीक है, गायनिक में आपको यूएसजी बहुत पढ़ने को मिलेंगे। गायनिक डिपार्टमेंट में जब भी ड्यूटी लगती है यूएसजी उठा के पढ़ना सीखो। और जब भी न्यूमोलॉजी में ड्यूटी लगे एक्सरेज बिल्कुल देखो बहुत सारे। जब ज़्यादातर एक्सरेज देखोगे तो आइडिया लगेगा। दूसरा, हमेशा टाइम दो। जल्दबाजी नहीं कि 10 बच्चे बैठे हैं तो मैंने 1 सेकंड देखा, 1-2 नजर देखा, फिर दूसरे को बढ़ा दिया। ऑलवेज टेक एटलीस्ट 1 मिनट। दूसरे को बुरा लगे तो लगे, आपको कम से कम 1 मिनट लेना है, क्योंकि वो अलग क्लिनिक खोलेगा, आप अलग क्लिनिक खोलोगे। अगर आपने आज संकोच किया, 1-2 सेकंड देखा, या ये शर्म में कि एक्सरे हाथ में नहीं लिया कि मेरे को तो कुछ आते ही नहीं है, मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, कोई ने पूछ लिया तो फिर आप कभी सीख नहीं पाओगे। तो हमेशा 1 से 2 मिनट लो। तरीका यही होगा, सबसे पहले क्लैविकल का अलाइनमेंट देखना है, क्लैविकल सही लेवल पे है कि नहीं है। दूसरा, रिब्स के नंबर गिनना है, रिब्स के नंबर सही है तो इन्फ्लेशन यूजुअली लंग्स में इंस्पायर किया है, ये चीज़ दिख गई। हाइपर तो नहीं है एक्सपोजर, या हाइपो एक्सपोजर तो नहीं है, वो आपको स्पाइन देख करके पता चल जाएगा, मतलब एक्सरे सही है। नाम पढ़ लिया पेशेंट का, व्यू का आइडिया लगा लिया कि एंटीरियर पोस्टीरियर है या पोस्टीरियर एंटीरियर है, जो पार्ट ज़्यादा विजिबल हो रहा है, वर्टिब्रास क्लियर दिख रहा है तो पोस्टीरियर एंटीरियर होगा। अगर पल्मोनरी यूनिट में लगे तो पोस्टीरियर एंटीरियर ही कराते हैं यूजुअली। और अगर आप सामने के पार्ट ज़्यादा विजिबल देखने को मिल रहे हैं तो फिर वो एंटीरियर पोस्टीरियर होगा। ये देख लिया। इसके बाद क्या करना है? सबसे पहले एयरवे देखना है, फटाक से ट्रैकिया देखो सही है कि नहीं है, एक तरफ खसकी तो नहीं है, नहीं खसकी है कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, इसके बाद ट्रैकिया के बाद बोन्स देख लो, कहीं फ्रैक्चर, अगर पेशेंट खुद ही बताएगा सर दर्द हो रहा है, गिर गया था, तो फिर फ्रैक्चर्स एग्जामिन कर लो। अगर नहीं बोल रहा है फ्रैक्चर का तो कुछ मत एग्जामिन करो, सिर्फ ये एग्जामिन करो कि लंग्स में ज़्यादा हवा तो नहीं बढ़ी हुई देखने को मिल रही है आपको। ठीक है, इन्फ्लेशन ज़्यादा तो नहीं है। बोन्स हो गया। कार्डिक अगर कंप्लेंट दे रहा है, पल्स चेक करो सबसे पहले तो कार्डिक के लिए, पल्स बढ़ी हुई आ रही है, बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है, इनके अंदर अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सब एग्जामिनेशन करना पड़ता है। अगर ये फ्लक्चुएट है तो कार्डिक पे ज़्यादा टाइम दो, अगर ये नॉर्मल आ रहा है सब कुछ तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। दूसरा, जनरल रूल के हिसाब से हार्ट का बेस देख लो, डायफ्राम के बेस से आधे से कम होना चाहिए। ऊपर का आर्च देख लो, पल्मोनरी आर्च सही है कि नहीं है, वो आपको नॉर्मल मिल रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है। कार्डिक छोड़ो, आगे बढ़ो। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिश्यूज को देखो, वहां पर प्लूरास को देखो, लंग्स को देखो। लंग्स में 3 जोन देखो, अपर लोअर
और मिडिल, अपर को लेफ्ट और राइट के साथ कंपेयर करो कि किसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है किसमें नहीं है। मिडिल को कंपेयर करो, लोअर को कंपेयर करो, कोई डिपोजिशन मिल रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करो। उसके बाद आप देख लो फिशर अगर देखने को मिल रहा है तो फिशर क्लियर है। बस इतना सा टाइम लगता है, मुश्किल से 1-1.5 मिनट लगता है। जब आप फटाफट हाथ सेट हो जाते हो ना तो फटाक से देख के आइडिया लगा लेते हो। और इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए कि अगर ये नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं मिल रहा है तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, और वो सारी बीमारी तो मैं आपको पढ़ा के दूंगा ही। अलग अलग बीमारियों को हम डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर कैसा कैसा मिलेगा बीमारी के सिम्टम्स, उसको आइडेंटिफाई करना। जब एक्सरे सामने मिलेगा, जो फाइंडिंग्स हमने ऊपर पढ़ के आए हैं वो नॉर्मल से डेविएट होते हुए एक्सरे में मिलेगी मिलेगी।